जय साथियों, अफेंडो अकेडमी परिवार में सभी का स्वागत है। आज का जो हम लोग टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। याद रखिएगा कि इस टॉपिक से चाहे कोई भी परीक्षा हो, आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर से जरूर दिखाई देंगे। ये टॉपिक बड़ा होगा, 6 से 7 पार्टों में इसको कंप्लीट किया जाएगा। इसमें आरबीसी पढ़ेंगे, हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और रुधिर में होने वाले रोगों को पढ़ेंगे और रुधिर का खास तौर पे इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। इसमें अनगिनत आपको सवाल मिलेंगे, तो नोट्स बनाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो साथियों, रक्त के संबंध में कुछ छोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। अगर हम परिचय की बात कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ छोटी बातें आप जान लें कि रक्त का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं। तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है। अगर रक्त में कोई रोग हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए जो डॉक्टर है उसे हेमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। एक बात मैं बताना आपको भूल गया या मैंने नहीं लिखा, क्यों मैं समझ रहा था आपको मालूम होगी बात ये कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। ये कोलाइड क्या होता है? अगर किसी चीज को हम छानते हैं, किसी पदार्थ को, और उसके अंश पूरी तरीके से ना छन पाए तो उसे कोलाइड कहा जाता है। जैसे दूध को आप चाहे महीन कपड़े से छाने चाहे छन्नी से छाने, तो कुछ अंश उस कपड़े या छन्नी में दिखाई देंगे। तो इस तरीके के पदार्थ को हम कोलाइड की श्रेणी में लेते हैं और रक्त उसी श्रेणी में आता है। और एक बात आपने और देखी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम रक्त दे के आए हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट रक्त क्या होता क्या है 1 यूनिट रक्त? तो साथियों याद रखिएगा कि 1 यूनिट रक्त कितना होता है? 300 से 350 ml के बराबर होता है। यहां तक उम्मीद करें आपसे बात समझ गए होंगे। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछ ले रहे हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिए कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। अगली बात करते हैं, अब हम लोग परिचय में चलते हैं। तो पहले परिचय में अगर हम बात देखें तो ये तरल संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपस में सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। अब आप कहेंगे टिश्यू कैसे है? तो टिश्यू तो क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। अब इसमें सेल्स कहाँ आ रही हैं? तो आगे रक्त में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो इसका मतलब है कि रक्त भी हमारा कई कोशिकाओं का मिला हुआ समूह है, इसीलिए से टिश्यू कहा जाता है। और ये क्या करता है? सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। अब बात आती है ये है क्या? तो साहब इसे मेसोडर्मल ऑर्गन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा कि भ्रूण में अंग बनने से पहले 3 लेयर बनती हैं। 3 लेयर बनती हैं। अब उन लेयर को समझ लीजिए, क्योंकि अगर मुश्किल परीक्षा होगी तो आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा और वो भी यहीं से पूछा जाने वाला है। तो जो 3 लेयर मैंने बताई है कि 3 लेयर बनती हैं। सबसे ऊपरी जो लेयर होती है उसको एक्टोडर्म लेयर कहा जाता है और ये त्वचा का निर्माण करती है। अगली बात करते हैं मेसोडर्म लेयर। यहाँ हृदय और रुधिर का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे मेसोडर्मल ऑर्गन भी बोलते हैं। ब्लड को मेसोडर्मल ऑर्गन क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेसोडर्म लेयर में हृदय और रुधिर का निर्माण होता है। याद रखिएगा। अगले जो तीसरी सबसे निचली लेयर है उसे एंडोडर्म लेयर बोला जाता है। यहाँ पर लंग्स का निर्माण होता है, लीवर का निर्माण होता है, थाइमस ग्लैंड का निर्माण होता है, किडनी का निर्माण होता है और थायराइड ग्लैंड का निर्माण होता है। तो साथियों, परिचय में अब अगली बात करते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो साथियों याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब ये क्षारीय प्रकृति का होता है और साथ में ये अल्काइन प्रकृति का भी है। अल्काइन प्रकृति का मतलब है कि पानी में जो चीज घुल जाए वो अल्काइन प्रकृति की होती हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर हम इसका परिचय देख रहे हैं कि इसका पीएच मान कितना है, तो 7.4 है और ये कैसा है? क्षारीय है और अल्काइन प्रकृति का है। अल्काइन प्रकृति का मतलब क्या हुआ साथियों? कि ये पानी में घुलनशील है। अब आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रक्त का क्षारीय होने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा, रक्त के क्षारीय होने का कारण क्या है? इसमें कुछ अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं।
अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड होता है इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। अगली बात आपसे पूछी जा सकती है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, यानी कितने लीटर रक्त पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मानव के कुल वजन का 7% रक्त होता है, यानी अगर कोई आदमी 200 किलो का है तो उसका 7% निकाल दीजिए, इतना रक्त उसके शरीर में होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला आपसे कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो आप समझ चुके हैं कि उसके बॉडी वेट का कितना होता है, 7%। अब याद रखो कि मेल में जो रक्त है एक नॉर्मल, वह है 5.4 से 6.4, यानी 5.5 लीटर से 6.5 लीटर तक उसमें पाया जाता है मेल में, और फीमेल में 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक। एक खास बात याद रखनी है कि महिलाओं में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कम पाई जाती हैं, जैसे अगर उनके दिमाग की वजन की बात करी जाए तो कम होता है, हृदय छोटा होता है, रक्त कम होता है। ये बात दिखाई दे रही है ना आपको? तो क्या दिखाई दे रहा है हमको कि फीमेल में जो रक्त की मात्रा है वो कितनी कम होती है, 1 से आधा लीटर तक कम। तो साथियों, अब तक आप काफी अच्छी बातें जान गए हैं और कुछ कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि चाहे जैसी परीक्षा हो अब आप परीक्षा निकाल लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग, बहुत अहम बात है कि रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो साथियों याद रखिएगा कि भ्रूण में रक्त का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, और वयस्क में रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब आओ इस बात को समझें। अगर आपने मेरा कंकाल तंत्र वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने काफी डिटेल में उसको बताया है। चलिए यहाँ पे आपको कुछ ब्रीफ में बता देते हैं कि जो हमारी हड्डी होती है वो अंदर से खोखली होती है, और किनारे जो होती हैं जाली नुमा आकृति पाई जाती है, जालियां पाई जाती है। तो इस जाली नुमा आकृति को लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है, यानी रेड बोन मैरो बोला जाता है, और यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी का निर्माण साथियों कराता कौन है, तो हेमाटोपोएटिक ऊतक आरबीसी का निर्माण करवाता है। अब साथियों बात करते हैं हम लोग कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कैसे होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं या सेल का निर्माण कैसे होता है। तो साथियों याद रखिएगा कि जो हमारी हड्डी होती है वो बीच में खोखली होती है और यहाँ वसा का संचय होता है, और इसे ही हम पीत अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो बोलते हैं, और यहीं पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो उम्मीद करें आप इतनी भी बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो साथियों अब हम लोग बात करते हैं कि रुधिर का रंग कैसा होता है। तो इतना तो आपको मालूम है कि रुधिर का रंग लाल होता है, और किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ जान लें। हीमोग्लोबिन को अगर हम देखें तो ये हीमो और ग्लोबिन दोनों से बना होता है। इसमें ग्लोबिन एक प्रोटीन है, और जो हीमो है वो एक आयरन कंपाउंड है जिसमें फेरस पाया जाता है। यहां तक आप बात समझ लीजिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन की शरीर में मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा महिलाओं में भी हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। कैसे? मेल में 15 से 17 ग्राम पाया जाता है। ये 100 ml की बात करी जा रही है। 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें 15 से 17 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। किसमें होगा, मेल में होगा, और फीमेल में क्या होगा, 13 से 15 ग्राम। उम्मीद करें यहां तक भी बात समझ आ गई होगी। तो साथियों रंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं, आइए इसको भी कर लेते हैं। तो साथियों याद रखो कि जो कॉकरोच है जिसे तिलचट्टा बोला जाता है, उसका जो रक्त होता है वो सफेद होता है, और किसकी वजह से होता है, हीमोलिम्फ पिगमेंट की वजह से। अब बात करते हैं ऑक्टोपस, इसका जो रक्त होता है वो नीले रंग का होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। और अब अगर मच्छर की बात करी जाए तो मच्छर में से प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा क्या होता है, जब हम ब्लड से आरबीसी को अगर हटा दें तो जो बचा हुआ चीज है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। तो साथियों मच्छर में प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। अब कहेंगे साहब मच्छर को हम मारते हैं तो उसका तो रक्त लाल निकलता है। वो रक्त मच्छर का नहीं है साहब, वो रक्त आपका है, जो वो पी गया था जब मारते हैं तो वही रक्त निकलता है। अब बात करते हैं हम लोग कि रुधिर का तापमान कितना होता है, या हमारे शरीर का तापमान
जब आप अपना टेम्परेचर नपवाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसे डिग्री में देखें तो 37 डिग्री होता है। और शरीर में जो तापमान का नियंत्रण होता है, यानी ब्लड में जो तापमान का नियंत्रण होता है, वो कौन सी ग्रंथि करती है? याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लें कि मानव शरीर का सबसे गर्म अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा दिमाग। और बकरी का रुधिर सबसे गर्म होता है, वो कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम पक्षियों में देखें तो इस हमिंग बर्ड जो होता है, इसी को हम गुंजन पक्षी भी बोलते हैं और इसे ही हेलीकॉप्टर पक्षी भी बोला जाता है। हेलीकॉप्टर क्यों बोला जाता है? ये आसमान पे ही खड़ा हो सकता है। तो साथियों, इसका जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37.7 डिग्री सेल्सियस। और ये पाया कहाँ जाता है? अमेरिका में। उम्मीद करें इतनी बात समझ गए। तो साथियों, अब हम लोग बात करते हैं रक्त वाहिकाओं के बारे में। ये रक्त वाहिकाएं, हमारे शरीर में जो रक्त पूरे सब जगह बह रहा है, तो इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? इन्हें बोला जाता है ब्लड वेसल्स। आइए इनके बारे में समझें। तो ब्लड वेसल्स तीन तरीके की होती हैं। एक तो है आर्टरीज, जिसे हम धमनी बोलते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। क्या मैंने बताया? पहली है हमारी आर्टरीज, जिसे धमनी बोला जाता है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन किसमें पाया जाता है? तो आप बताएंगे धमनी में पाया जाता है। और ये सिरा से पतली होती है। और याद रखिएगा, जो फुफ्फुस धमनी है ये अपवाद है। जब आपको हृदय पढ़ाएंगे तब आपको मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि फेफड़े से हृदय से जुड़ने वाली एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं शिरा, जिसे वेन बोला जाता है। और इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें। अब इसमें भी अपवाद है, हृदय पढ़ेंगे फिर इस बात को समझेंगे। फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी वेन एक अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। और हमको मैंने क्या बताया कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। अच्छा, अब सिरा और धमनी को कनेक्ट करने वाली चीजें, कोई नस है जो कनेक्ट करती है, छोटी छोटी बारीक नसें होती है, इसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसे केशिकाएं बोला जाता है, जिसे कैपिलरीज बोलते हैं। ये धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ती हैं, बहुत बारीक होती हैं। देखिए फिगर में समझिए, जो नीले से ये सिरा है और ये जो कौन सी है, लाल से, ये धमनी है। और ये जो ब्रांचेस जा रही हैं, इसको कैपिलरीज बोला जाता है। उम्मीद करें यहाँ तक भी आप बात समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे रक्त का संगठन कैसा, क्या क्या पाया जाता है। तो रक्त का अगर साथियों संगठन देखें तो तरल पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा कितना? 55%। यानी हमारे अगर रक्त को देखा जाए तो रक्त में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। यहाँ तक करो उम्मीद बात समझ गए आप अच्छे से। अच्छा, अगली बात देखी जाए। इसमें मैंने बोला था, अभी आपको पहले भी समझाया था कि रक्त में कोशिकाएं होती हैं, तभी इसे टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। तो याद रखो कि इसमें ब्लड सेल्स होती हैं जिसे कोशिका या कणिका बोला जाता है। ये कितनी होती है? 55 तो प्लाज्मा हो गया, ये कितनी हो गई? 45%। और कौन कौन सी कणिकाएं हैं? आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और प्लेटलेट जिसे बिम्बाणु बोला जाता है। तो याद रखिएगा, आरबीसी कितनी होती है? 99%। किसका? ब्लड सेल्स का 99% कौन होती है? आरबीसी होती है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर कितना हिस्सा बनाती हैं? 1%। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, पूरा परिचय समझ गए, बहुत सारे तथ्य भी आपने समझ लिए हैं। अब याद रखिएगा, अब हम लोग डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं? ये चारों पार्ट, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, रुधिर में होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ लगभग 6 से 7 टॉपिक हम लोग ब्लड में कंप्लीट करेंगे, ताकि कोई भी सवाल अब बाहर न जाए। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए इजाजत।